हेलो विद्यार्थियों, मैं पुखराज वरण विज्ञान विषय अध्यापक आपका स्वागत करता हूं संस्कार चिल्ड्रन एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल में। आज विद्यार्थियों हम पहला पाठ शुरू करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का पहला अध्याय, जिसका नाम है भोजन व मानव स्वास्थ्य। इसको हम कहेंगे फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इस अध्याय का सबसे पहला टॉपिक बच्चों रहता है पोषण। यहां से पोषण, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है? यह प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या जवाब दोगे? तो आप कहोगे कि एक व्यक्ति या एक मनुष्य के जीवन का आधार पोषण है, क्योंकि बिना पोषण के हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी और बिना ऊर्जा के हमारा जो शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। जो हमें दिन में जो कार्य करने पड़ते हैं वो कार्य हम नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कहोगे कि पोषण हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तो आगे हम बात करते हैं कि जो ये पोषण है, इस पोषण में क्या क्या शामिल होता है। तो पोषण के अंदर बच्चों शामिल होते हैं पोषक तत्व। पोषण के अंदर पोषक तत्व शामिल होते हैं और इन पोषक तत्वों को हम भोजन के घटक या भोजन के अवयव भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भोजन के घटक या अवयव भी कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं और कौन से होते हैं? तो ये जो पोषक तत्व हैं ये 7 टाइप के होते हैं, ये 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पोषक तत्व होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा पोषक तत्व प्रोटीन, तीसरा पोषक तत्व विटामिन, चौथा पोषक तत्व वसा, पांचवा पोषक तत्व खनिज लवण, छठा पोषक तत्व खाद्य रेशे और जल। तो विद्यार्थियों, पोषण के अंदर 7 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं और वो 7 प्रकार के पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, खाद्य रेशे और जल। अब हम आगे 2-3 टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रहेगा संतुलित आहार, इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे असंतुलित आहार को, इसके अलावा हम पढ़ेंगे बच्चों कुपोषण को। ये 3 टर्मिनोलॉजी यहां से क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला जो है वो है संतुलित आहार, कि संतुलित आहार क्या होता है। हम बच्चों भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन या पोषण करते हैं और उस पोषण के अंदर अगर बच्चों ये 7 घटक प्रेजेंट हो, अगर भोजन के अंदर या पोषण के अंदर, तो मैं यहां लिख देता हूं पोषण में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं तो हम कहेंगे कि भोजन कैसा है, वो आहार कैसा है? संतुलित आहार है। नेक्स्ट, असंतुलित आहार। अगर हमारे पोषण के अंदर या भोजन के अंदर एक या अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि वह आहार असंतुलित आहार हो जाएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि पोषण में एक या अधिक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति
को हो तो उसे असंतुलित आहार कहते हैं। असंतुलित आहार कहते हैं। तो यहां पर बच्चों ये दो टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों रहता है कुपोषण, कि कुपोषण क्या होता है। ये तो हमने बात की पोषण में एक या अधिक पोषक तत्वों की अनुपस्थिति, वो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, प्रोटीन की कमी हो सकती है, विटामिन की हो सकती है, किसी भी पोषक तत्व की कमी हो सकती है। अगर किसी की भी कमी होगी तो वह आहार असंतुलित आहार होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ है कुपोषण, लेकिन यहाँ पर एक शब्द आपको याद रखना है, वो है एक लंबे समय तक या एक लंबी अवधि तक। अगर एक लंबी अवधि तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व भोजन में अनुपस्थित होते हैं तो हम कहेंगे वो पोषण कुपोषण है, उसे हम क्या कहेंगे, कुपोषण कहेंगे। तो यहां पर याद रखें आप कि लंबे समय तक या लंबी अवधि तक, लंबे समय तक जब भोजन में एक या अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित होते हैं तो कुपोषण कहते हैं। तो कुपोषण कहते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको ये कॉन्सेप्ट बच्चों समझ में आ चुका होगा। पोषण में सभी पोषक तत्व उपस्थित, संतुलित आहार। एक या अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित, असंतुलित आहार। लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्व अनुपस्थित, कुपोषण। अब हम आगे कुपोषण को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ेंगे। कुपोषण की बात करें तो अगर लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति हो तो हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट कुपोषण है। अगर प्रोटीन की लंबे समय तक अनुपस्थिति हो तो हम कहेंगे प्रोटीन कुपोषण है। विटामिन की, वसा की, खनिज लवण की अगर लंबे समय तक कमी होती है तो हम कहते हैं वह कुपोषण का शिकार हो रहा है। यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट कुपोषण की। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट कुपोषण की। बच्चों आपके सिलेबस में कार्बोहाइड्रेट कुपोषण से संबंधित तथ्य नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको एक तथ्य बता देता हूं कि अगर कार्बोहाइड्रेट कुपोषण होता है तो उससे व्यक्ति के अंदर एक रोग हो जाता है और उस रोग का नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया ये बच्चों एक रोग है जो लंबे अवधि तक कार्बोहाइड्रेट का सेवन न करने से हो जाता है। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे प्रोटीन कुपोषण की, कि प्रोटीन कुपोषण क्या होता है, इसके कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं। मैंने बता दिया कि अगर लंबी अवधि तक प्रोटीन नहीं ले रहे हैं मतलब प्रोटीन का कुपोषण हो रहा है, प्रोटीन कुपोषण हो रहा है। प्रोटीन को लंबी अवधि तक नहीं लेने के कारण बच्चों एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्वाशियरकोर रोग। एक रोग हो जाता है जिसे हम कहते हैं क्वाशियरकोर रोग। क्वाशियरकोर रोग परीक्षा के अंदर क्वाशियरकोर रोग डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप याद रख लोगे कि क्वाशियरकोर रोग हो जाता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि क्वाशियरकोर रोग के क्या लक्षण होते हैं, तो हम इस रोग के लक्षण देख लेते हैं। क्वाशियरकोर रोग के लक्षण, सबसे पहला लक्षण बच्चों, ये जो रोग है ये रोग छोटे बच्चों के अंदर होता है और छोटे बच्चों के अंदर होता है तो इसका जो पेट होता है वो पेट धीरे धीरे बच्चों फूलने लगता है। यानी कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे यह रोग सामान्यतः
छोटे बच्चों में होता है। दूसरा, जो भी क्वार्शरकोर रोग का शिकार हो चुका है तो उसका पेट फूलेगा। तो 2 नंबर के लक्षण में हम लिखेंगे पेट का फूलना। तीन नंबर, उसके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध इत्यादि का शिकार हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट 4 नंबर पे बात करते हैं तो जो भी क्वार्शरकोर रोग का शिकार होता है उसका शरीर पहले बच्चों पीला होता है। पीला पड़ने के बाद धीरे धीरे बच्चों शुष्क पड़ता है और शुष्क पड़ने के बाद उसका शरीर जो है वो काला हो जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से इसके लक्षण याद रख सकते हो क्वार्शरकोर रोग के, कि यह रोग सामान्यतः छोटे बच्चों में होता है। इस रोग का लक्षण मुख्यतः पेट का फूलना और चिड़चिड़ापन और क्रोध। और जब पेट फूलेगा तो उसका शरीर धीरे धीरे पीला पड़ेगा, पीला पड़ने के बाद शरीर सूखेगा, शुष्क पड़ेगा और आखिर में उसका शरीर काला हो जाएगा। तो ये इस रोग के कुछ लक्षण रहते हैं। सेकेंड हम बच्चों बात करेंगे इस क्वार्शरकोर रोग से संबंधित ही। हमने क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा कि अगर हमारे भोजन के अंदर लगातार एक लंबी अवधि तक प्रोटीन की कमी होती है तो क्वार्शरकोर रोग होता है। अब हम इसके साथ में एक और शब्द जोड़ देते हैं। प्रोटीन की कमी तो होती ही होती है, अगर इस प्रोटीन के साथ में विद्यार्थियों अगर ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, अगर प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है तो एक और रोग हो जाता है और उस रोग को हम कहते हैं मैरेस्मस रोग। उस रोग को हम कहते हैं मैरेस्मस रोग। इस मैरेस्मस रोग के भी कुछ लक्षण होते हैं बच्चों, कुछ लक्षण होते हैं, उन लक्षण को आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ लक्षण होते हैं। पहला लक्षण, जो भी मैरेस्मस का शिकार हो चुका है उसका शरीर बच्चों सूख जाएगा, शुष्क हो जाएगा। तो पहला हम लक्षण लिखेंगे शरीर शुष्क हो जाता है, शरीर शुष्क हो जाता है। दूसरा लक्षण हम लिखेंगे आंखें कांतिहीन हो जाती हैं। अब कांतिहीन का मतलब है उसकी आंखों की जो चमक रहती है, उसका जो दृश्यता रहती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो आंखें कांतिहीन होने के बाद धीरे धीरे अंदर धंसने लग जाती हैं। तो यहाँ पर हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे कि आंखें अंदर धंसने लग जाती हैं। तो ये कुछ मैरेस्मस रोग के लक्षण रहते हैं और यहाँ पे कुछ क्वार्शरकोर रोग के लक्षण रहते हैं। मैरेस्मस तो कब होता है? जब प्रोटीन के साथ में ऊर्जा की कमी होती है। क्वार्शरकोर रोग कब होता है? जब डायरेक्ट प्रोटीन की कमी होती है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कार्बोहाइड्रेट कुपोषण को और प्रोटीन कुपोषण को। नेक्स्ट जो हम लेंगे बच्चों वो लेंगे विटामिन कुपोषण। तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं विटामिन कुपोषण की, कि विटामिन कुपोषण क्या होता है। अगर हमारे शरीर में लगातार विटामिन की कमी होती है तो हम कहेंगे कि विटामिन कुपोषण हो रहा है। नॉर्मली जो मुख्य विटामिन है मैं उनके नाम लिख देता हूं यहाँ पर। विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C और विटामिन D।
ये कुछ मुख्य विटामिन हैं जो अपने सिलेबस के अंदर है, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब पहला प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन C, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है, यानी कि इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम पूछा जाता है, रासायनिक नाम पूछा जाता है। तो ये विटामिन हो गए बच्चों, और इन विटामिनों के हम रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। 2 नंबर पे अगर हम बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन। विटामिन C का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। तो ये विटामिन हो गए और ये इनके रासायनिक नाम हो गए। अब बच्चों हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का मतलब है अगर लंबे समय तक विटामिन ए की हमारे भोजन में अनुपस्थिति होगी तो इसकी कमी से एक रोग हो जाएगा। अगर B1 की एक लंबे समय तक कमी होगी तो इसकी कमी से रोग हो जाएगा। इसी प्रकार से B2, B3, C, D की लगातार कमी होने के कारण कोई ना कोई रोग हो जाता है। हालांकि विटामिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, लेकिन उनको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसकी सूक्ष्म मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। अब हम बात करते हैं इनके कमी से होने वाले रोग की, कि कौन कौन से रोग हो जाते हैं। वैसे ऊपर मैंने लिख दिया है कुपोषण, तो इसके नीचे सारा कुछ आ जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं रतौंधी रोग। विटामिन B1 की कमी से रोग होता है बेरी-बेरी। विटामिन B2 की कमी से जो रोग होता है उस रोग को हम कहते हैं राइबोफ्लेविनोसिस। इसका नाम हो गया राइबोफ्लेविन, और राइबोफ्लेविन से ही आप क्या याद रख लोगे? राइबोफ्लेविनोसिस। तो यहाँ से इसका जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है। विटामिन B3 या नियासिन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है पेलेग्रा रोग। तो इसकी कमी से जो रोग होगा उसे हम कहेंगे पेलेग्रा रोग। बाकी ये तो आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। विटामिन C और D, C की कमी से स्कर्वी रोग होता है और D की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो C की कमी से स्कर्वी रोग और D की कमी से होता है रिकेट्स नामक रोग। अब यहाँ पर हमने इन रोगों को पढ़ा। अब रोगों को लेने के बाद हम इनके कुछ लक्षण ले लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को इस प्रकार का रोग है, इस विटामिन की कमी है? तो हम यहाँ पर कुछ लक्षण देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है उसे रतौंधी कहते हैं। और रतौंधी का जो लक्षण रहता है वो ये रहता है कि रात्रि के समय दिखाई नहीं देता है। रात्रि अंधता हम जिसे कहेंगे, यहाँ पर जो लक्षण होगा इस रोग का वो ये होगा कि रात्रि में दिखाई नहीं देना।
इस रोग का ये मुख्य लक्षण है, रात्रि में दिखाई नहीं देना यानी कि रतौंधी। दूसरा विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं बेरी-बेरी रोग। बेरी-बेरी जो रोग है इसके कुछ लक्षण यह प्रदर्शित होते हैं कि जो हमारे हृदय की धड़कन है वो मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। तो यहाँ पर हम इसका पहला जो लक्षण है लिखेंगे कि हृदय धड़कन मंद हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं। और इसी रोग का दूसरा लक्षण, किस रोग का? बेरी-बेरी का दूसरा लक्षण ये रहता है कि जो हमारे शरीर के अंदर पेशियां और तंत्रिकाएं होती हैं उनको नुकसान होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे पेशियां और तंत्रिकाएं कम कार्यक्षम होती जाती हैं, कम कार्यक्षम होती हैं। मतलब इसकी जो क्षमता होती है कार्य करने की वो कम हो जाती हैं पेशियों की और तंत्रिकाओं की। नेक्स्ट बच्चों रोग की बात करते हैं हम B2 की कमी से होने वाला रोग राइबोफ्लेविनोसिस। जिस किसी व्यक्ति को भी राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है उसके कुछ लक्षण इस प्रकार से दिखते हैं। सबसे पहला लक्षण, उसके जो मुख होता है और उसके जो होंठ होते हैं उसके किनारे बच्चों फटने लगते हैं। तो यहाँ पर हम पहला लक्षण इसका लिख देंगे, मुख व होंठ के किनारे फटने लगते हैं। और यहाँ पर हम नेक्स्ट रोग की बात करते हैं विटामिन B3 या नियासिन, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और इसके जो लक्षण है वो ये प्रदर्शित होते हैं कि जो हमारी त्वचा है और जो जीभ रहती है, त्वचा और जीभ पर पपड़ियाँ जमती हैं। इस रोग के अंदर आप याद रखोगे त्वचा व जीभ पर पपड़ियाँ जमना, पपड़ियाँ जमना, ये बच्चों किस रोग का लक्षण है? पेलेग्रा रोग का लक्षण है, त्वचा व जीभ पर पपड़ियाँ जमना। जब हम विटामिन B3 को सही रूप से नहीं लेते हैं तो इस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन C की, जिसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग। और स्कर्वी रोग जिस किसी को भी होगा तो उसको संबंधित मसूड़ों से संबंधित परेशानी आएगी, यानी कि मसूड़ों से रक्त बहेगा। तो इस रोग के लक्षण होंगे मसूड़ों से रक्त का बहना, तो ये स्कर्वी रोग का लक्षण हो जाता है। और आखिर में हम पढ़ते हैं विटामिन D, जिसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन D हमें कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है, ये आपके लिए प्रश्न है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि विटामिन D का स्रोत क्या है। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विटामिन D का स्रोत, मुख्य स्रोत क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। जिस किसी व्यक्ति को भी रिकेट्स रोग होगा तो उसकी हड्डियां जो हैं बच्चों वो कमजोर हो जाती हैं, वो भंगुर हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो भी इसका रोगी है उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, यानी कि भंगुर हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, जिसे हम कहेंगे आसानी से मुड़ जाती हैं। और जो घुटने होते हैं बच्चों वो घुटने पास आ जाते हैं, क्योंकि हड्डियां कोमल हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण घुटने जो है बच्चों क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि घुटने पास आ जाते हैं।
तो ये तो था बच्चों हमारा विटामिन कुपोषण। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पोषण, संतुलित आहार, असंतुलित आहार। कुपोषण के अंदर हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और विटामिन कुपोषण। आज के लिए हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट जो भी कुपोषण होगा और मानव स्वास्थ्य से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी रहेगी वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो पूरा धैर्य से देखा तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें, फायदा उठा सकें। इसी प्रकार से हमारे साथ आप जुड़े रहें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।